नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की ये कहानी आपको कई दिनों तक विचलित कर सकती है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि आपकी रूह तक को कपा देने वाली एक सच्ची घटना है। इस घटना का पता लगने के बाद लोगों ने काफी टाइम तक होटल का खाना खाना तक छोड़ दिया था। तो आखिर ऐसा क्या था इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में, जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली में घटे तंदूर कांड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। वहीं अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये कहानी है दिल्ली के जनपद रोड कनॉट प्लेस के एक होटल अशोक यात्री निवास के अंदर एक बगिया रेस्टोरेंट की, जहाँ पे अब इस वक्त होटल संग्रीला मौजूद है। ये होटल ठीक मेरिडन होटल के सामने और जनपद होटल के बैक साइड पे मौजूद था। और इसी बगिया रेस्टोरेंट को चलाने वाले मालिक का नाम था सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था। इस पूरे हत्याकांड में टोटल 3 मेन किरदार हैं, जिनमें से एक है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली कांग्रेस यूथ का प्रेसिडेंट था। दूसरा है सुशील शर्मा की वाइफ नैना साहानी और तीसरा है मतलूब करीम। ये तीनों ही दिल्ली कांग्रेस यूथ में अलग अलग पद पे थे। सुशील शर्मा प्रेसिडेंट था और सुशील शर्मा की वाइफ नैना साहानी कार्यकर्ता थी, जबकि मतलूब करीम पदाधिकारी था। अब तीनों के एक ही पार्टी में होने की वजह से ये सब आपस में दोस्त भी थे। वहीं अब पार्टी में काम करने के दौरान ही सुशील शर्मा और नैना साहानी को आपस में प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं नैना साहानी की दोस्ती मतलूब करीम से भी थी, जिस वजह से नैना शादी के बाद भी मतलूब करीम से बात किया करती थी। और ये बात सुशील को पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी वाइफ नैना साहानी और मतलूब करीम के बीच अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वो इस बात को लेके हमेशा अपनी वाइफ नैना पे शक किया करता था। तो ये तो थी इन तीनों किरदारों की बात। अब आते हैं अपनी मेन कहानी पे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1995 से। 2 जुलाई 1995 की शाम 6 बजे सुशील शर्मा दिल्ली की गोल मार्केट में स्थित अपने सरकारी आवास पे अचानक से पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ नैना साहानी किसी से फोन पे बात कर रही है, मगर उसे देखते ही वो फोन काट देती है और किचन में जाके काम करने लगती है। अब जब सुशील शर्मा नैना साहानी से पूछता है कि किसका फोन था, तो नैना साहानी उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त का फोन था। मगर सुशील को नैना की बात पे यकीन नहीं होता और सुशील शर्मा इस बात को कंफर्म करने के लिए उस फोन के रिडायल बटन को दबा देता है, जिसके बाद उधर से मतलूब करीम फोन उठाता है। मतलूब करीम जैसे ही फोन उठाता है, सुशील शर्मा उसकी आवाज पहचान जाता है और फोन काट देता है। जिसके बाद अब सुशील शर्मा और नैना साहानी की आपस में काफी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान सुशील शर्मा अपना आपा खो बैठता है और अपनी लाइसेंसी बंदूक से 3 फायर कर देता है, जिसमें से एक गोली नैना के गर्दन में जाके लगती है और दूसरी गोली नैना के सिर में जाके लगती है, जिस वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब नैना की मौत के बाद सुशील काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसके बाद अब वो नैना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचता है और फिर वो एक काफी बड़ी सी प्लास्टिक की पॉलिथीन लेके आता है और उसके अंदर नैना साहानी की डेड बॉडी को डालता है। जिसके बाद वो पूरे घर को साफ करता है और फिर उस प्लास्टिक की पॉलिथीन में पड़ी नैना साहानी की डेड बॉडी को एक बोरी में डालता है और उसकी डेड बॉडी को नीचे लेके आता है। अब नीचे लेके आने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को अपनी मारुति 800 की डिक्की में डालता है और गाड़ी की डिक्की में डालने के बाद वो उसकी लाश को लेके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अब वो अपनी गाड़ी को लेके ITO के पुल पे पहुंचता है और नैना की लाश को यमुना में फेंकने का प्लान बनाता है, मगर रात के 9:30 बजे होने की वजह से ITO के पुल पे काफी ट्रैफिक था, जिस वजह से उसे गाड़ी रोक के यमुना में नैना साहानी की लाश फेंकने का मौका नहीं मिल पाता। जिसके बाद अब वो सीधा कनॉट प्लेस
प्लेस में अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचता है और कार को पार्किंग में पार्क करता है। जिसके बाद अब वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और अपने मैनेजर केशव से कहता है कि होटल को तुरंत बंद कर दो। इस पे उसका मैनेजर केशव सुशील से कहता है कि अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं और कस्टमर अभी लगातार आ रहे हैं और खाना भी अभी काफी बचा हुआ है। इस पे सुशील कहता है कि ये सब छोड़ो, बस मैंने जो कहा वो करो और होटल की सभी लाइटें ऑफ कर दो। जिसके बाद केशव बिल्कुल वैसा ही करता है और नए कस्टमर्स की एंट्री बंद कर देता है। अब सुशील केशव से कहता है कि होटल में जितने भी स्टाफ हैं उन सभी को भी घर भेज दो, लाइट्स ऑफ कर दो। अब केशव फिर से ऐसा ही करता है और सभी स्टाफ को घर भेज देता है और होटल की सभी लाइटें भी ऑफ कर देता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील और उसका मैनेजर केशव भी बचते हैं। अब जब केशव सुशील से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज इतनी जल्दी रेस्टोरेंट बंद कर दिया और सब स्टाफ को भी घर भेज दिया, तो इस पे सुशील केशव को बताता है कि आज शाम को घर पे मेरी नैना से लड़ाई हो गई और गुस्से में मेरे से मेरी वाइफ नैना सहानी का मर्डर हो गया है और शाम से ही मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मौका नहीं मिल पा रहा। इसलिए अब मैंने सोचा है कि उसकी लाश को तंदूर में डाल के भून देते हैं। अब ये सुनने के बाद केशव काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर सुशील केशव का दोस्त होने की वजह से उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब वो दोनों पार्किंग में जाते हैं और गाड़ी की डिक्की खोल के उसमें से लाश को बाहर निकालते हैं और लाश को लेकर तंदूर के पास पहुंचते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट अभी टाइम से पहले ही बंद कर दिया गया था, इस वजह से तंदूर बिल्कुल गर्म था। जिसके बाद अब ये दोनों मिलके नैना की लाश को तंदूर में डाल देते हैं, मगर फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों देखते हैं कि नैना की डेड बॉडी ठीक से जल नहीं रही है। जिसके बाद अब ये दोनों उस तंदूर में थोड़ा सा और कोयला डाल देते हैं, मगर फिर कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि नैना की डेड बॉडी अब भी ठीक से नहीं जल पा रही थी और तंदूर की हीट इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी कि नैना की लाश पूरी तरह से जल सके। तो अब ये उसी रेस्टोरेंट में पड़े हुए अपनी कांग्रेस पार्टी के कुछ बैनर और पोस्टरों को उस तंदूर में डाल देते हैं, मगर अब भी आग इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि लाश पूरी तरह से जल सके। जिसके बाद अब ये उसी तंदूर के पास एक बर्तन में रखे पूरे बटर को तंदूर में डाल देते हैं, जिस वजह से आग की काफी ज्यादा तेज लपटें ऊपर तक उठने लगती हैं और ये लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि उस होटल के बाहर से निकल रहे लोगों को भी ये लपटें नजर आ रही थी। अब इसी दौरान उसी होटल के पास एक सब्जी बेचने वाली अनारो देवी की नजर उस उठती हुई लपटों पे पड़ती है और उसको लगता है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिस वजह से वो शोर मचाने लगती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है, रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिस वजह से काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं उसी वक्त दिल्ली पुलिस का एक जवान जिसका नाम था अब्दुल नजीर, वो उस वक्त उसी एरिया में राउंड पे था और किस्मत से उस दिन वो भी उसी वक्त वहां से राउंड पे निकल रहा था और उसकी नजर उस भीड़ पे पड़ती है। जिसके बाद लोग उसे बताते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर आग लग गई है। जिसके बाद अब वो ये देखने के लिए उस रेस्टोरेंट की दीवार के ऊपर चढ़ता है और वो देखता है कि एक तंदूर है जिसमें से आग की काफी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और दो लोग उस तंदूर के पास खड़े हैं। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर कूद के उस तंदूर के पास जाने लगता है और इसी दौरान सुशील और केशव ये दोनों उस पुलिस वाले को देख लेते हैं। जिसके बाद केशव उस पुलिस वाले के पास आता है, क्योंकि केशव पहले से ही उस पुलिस वाले को जानता था, इसलिए केशव भी उस पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस वाला केशव से कहता है कि ये तंदूर में ऐसा क्या जला रहे हो जो आग की इतनी ऊपर तक लपटें उठ रही हैं। तो इस पे केशव कहता है कि कुछ खास नहीं, बस वो पुराने पड़े बैनर और पोस्टर हैं जिन्हें जला रहे हैं, और केशव उस पुलिस वाले को उस तंदूर के पास नहीं जाने देता। इस पे पुलिस वाला कहता है कि आराम से जलाओ, आग लग जाएगी। जिस पे केशव कहता है कि ठीक है और वो ये कह के पुलिस वाले को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देता है। अब रेस्टोरेंट से बाहर आने के कुछ देर बाद वो पुलिस वाला देखता है कि आग की लपटें अभी तक कम नहीं हुई हैं। जिसके बाद वो फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम ऐसा जला क्या रहे हो जो आग की लपटें इतनी ऊपर तक उठ रही हैं, और वो भी तंदूर में। जिस पे केशव फिर से वही बात कहता है कि पार्टी के कुछ पुराने पड़े हुए बैनर हैं जिन्हें जला रहे हैं। जिस पे पुलिस वाला कहता है कि तंदूर में बैनर क्यों जला रहे हो। इस पे केशव गोलमोल जवाब देने लगता है, जिससे उस पुलिस कांस्टेबल को कुछ शक होता है और वो तंदूर की तरफ जाने लगता है। जिस पे केशव उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो पुलिस वाला रुकता नहीं। अब वो जैसे ही तंदूर के पास पहुंचता
पहुंचता है उसे बटर में मांस फ्राई करने की स्मेल आती है। अब वो जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे तंदूर में किसी का हाथ नजर आता है, जिसे देख के वो एकदम घबरा जाता है और उन्हें बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपने थाने में इन्फॉर्म करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और तंदूर से काफी आग की लपटें निकल रही हैं। जिसके बाद अब पीसीआर मौके पे पहुंचती है। अब जब पीसीआर मौके पे पहुंचती है तो ये सब देख के सुशील शर्मा चुपचाप वहां से खिसक जाता है। जिसके बाद अब पुलिस केशव से उस आग के बारे में पूछती है तो केशव उन्हें भी यही कहता है कि पार्टी के कुछ बैनर हैं। जिसके बाद जब पुलिस जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उन्हें भी बटर में मांस फ्राई होने की स्मेल आती है। जिसके बाद अब वो किसी तरह से तंदूर की आग को बुझाते हैं। अब वो जैसे ही तंदूर की आग को बुझाते हैं उन्हें तंदूर में इंसानी शरीर के कुछ हिस्सा नजर आता है। जिसके बाद तंदूर के अंदर से उस अधजली लाश को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर पुलिस केशव से पूछताछ शुरू करती है मगर केशव पुलिस को कुछ नहीं बताता। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि यह डेड बॉडी किसी लेडीज की है। वहीं अब अगले दिन सुबह सुबह मीडिया में भी ये खबर आ जाती है और मीडिया के जरिए ही इस बात का पता मतलूब करीम को चलता है। जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डेड बॉडी को देखने की मांग करता है, जिसपे पुलिस उसे बताती है कि तंदूर में जलने की वजह से डेड बॉडी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और पहचान में नहीं आ पा रही है, मगर वो फिर भी डेड बॉडी को देखने को कहता है। जिसके बाद अब पुलिस उसे हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी उस डेड बॉडी को दिखाती है, जिसपे वो उस डेड बॉडी के हाथ में जो अंगूठी थी उससे उसकी पहचान करता है और पुलिस को बताता है कि यह लाश सुशील की वाइफ नैना सहानी की है और इसका मर्डर खुद उसके पति सुशील ने ही किया है। अब पुलिस को इस शनाख्त से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश सुशील शर्मा की वाइफ नैना सहानी की है और उसी ने ही नैना सहानी का मर्डर किया है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट भी सुशील शर्मा का ही था। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुशील शर्मा उसी रात से ही गायब है। वहीं सुशील शर्मा दिल्ली से भागकर बैंगलोर पहुंच जाता है और बैंगलोर जाके वहां के कोर्ट में एक पिटीशन लगाता है कि मुझे एक झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए मेरी गिरफ्तारी पे स्टे लगा दिया जाए। वहीं इस बात की खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है कि सुशील शर्मा ने बैंगलोर की एक कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पे स्टे ऑर्डर लेने के लिए एक पिटीशन लगाई है। अब वो इससे पहले कि अपनी गिरफ्तारी पे स्टे ऑर्डर ले पाता, दिल्ली पुलिस 10 जुलाई 1995 को बैंगलोर से सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद अब पुलिस उसे दिल्ली लेके आती है और उससे पूछताछ करती है, जहां वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जिसके बाद वो पुलिस को बताता है कि मुझे अपनी वाइफ नैना सहानी पे शक था और मुझे लगता था कि मेरी वाइफ नैना सहानी का अब्दुल करीम के साथ अफेयर चल रहा है। और जब 2 जुलाई 1995 की शाम 6 बजे मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी वाइफ नैना सहानी किसी से फोन पे बात कर रही थी और मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। जिसके बाद जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। जिसके बाद जब मैंने उसकी इस बात को कंफर्म करने के लिए रीडायल बटन को दबाया तो उधर से अब्दुल करीम ने फोन उठाया और मैं उसकी आवाज पहचान गया। जिसके बाद हमारी काफी लड़ाई हुई और मैंने गुस्से में आके अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 फायर कर दिए, जिसमें से 2 गोली नैना को लग गई और उसकी मौत हो गई। अब जब वो मर गई तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया। जिसके बाद मैंने उसकी लाश को एक बोरी में डाला और उसे यमुना नदी में फेंकने के लिए आईटीओ के पुल पे पहुंचा, मगर पुल पे ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मुझे नैना की लाश को यमुना में फेंकने का मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद मैंने उसकी लाश को अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की सोची, जिस वजह से मैं वहां से सीधा अपने रेस्टोरेंट पहुंचा और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद मैंने अपने मैनेजर के साथ मिलकर उसकी डेड बॉडी को तंदूर में जला। जिसके बाद 8 साल तक ये केस कोर्ट में यूं ही चलता रहा और फिर 2003 में लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई और केशव को इस जुर्म में सुशील का साथ देने पे 7 साल की सजा सुनाई। और सजा सुनाते हुए खुद कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इस तरह किसी के मरने के बाद उसकी लाश को तंदूर में जलाना। उसके बाद केशव ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, मगर 2007 में हाई कोर्ट ने भी सुशील की फांसी की सजा को बरकरार रखा। जिसके बाद अब 2007 में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशील सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। जिसके बाद अब 2007 से लेके 2013 के सुप्रीम
कोर्ट में चलता है और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है और सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। जिसके बाद 2015 में सुशील शर्मा फिर से कोर्ट में अपने पेरोल के लिए अपील करता है और कहता है कि मैंने अब तक जेल में उम्र कैद से भी ज्यादा सजा काट ली है, इसलिए मुझे पेरोल दी जाए। जिसके बाद कोर्ट उसे 2015 में बिना किसी शर्त के पेरोल दे देता है। जिसके बाद अब वो इस वक्त जेल से बाहर है और अब शायद उसके जेल वापस जाने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 20 साल की सजा जेल में काट ली है। तो ये एक ऐसा केस था जहां सुशील शर्मा को 2 बार फांसी की सजा हुई और 1 बार उम्र कैद की सजा हुई, और उसके बावजूद भी आज सुशील शर्मा बाहर है। और ये तंदूर कांड एक ऐसा केस था जिसने उस वक्त समूचे भारत को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा तंदूर कांड था जिसे आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में 95 से पहले ना कभी किसी ने सुना था और ना उसके बाद कभी सुना गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।